कविता की कोर्ट में पेशी है। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी की टीम कर सकती है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि बीआरएस नेता के कविता की आज पेशी होनी है। पेशी दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी। इससे पहले के कविता को 23 मार्च को कोर्ट में पेश किया गया था। उस वक्त ईडी ने कोर्ट से कविता की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद 3 दिन के लिए रिमांड को बढ़ा दिया गया था। आपको बताते चले कि ईडी ने के कविता को दिल्ली के शराब घोटाले मामले में 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और अगले दिन ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि गिरफ्तारी पर के कविता ने कहा था कि यह गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध है, राजनीतिक तौर पर मुझे गिरफ्तार किया गया। के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और ऐसे में आज राउस एवेन्यू कोर्ट में के कविता की पेशी होगी और देखने वाली बात यही होगी कि एक बार फिर से ईडी की रिमांड अवधि कोर्ट की तरफ से बढ़ाई जाती है नहीं, क्योंकि ईडी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग रख सकता है। और आपको ये भी बताते चले कि दूसरी तरफ ईडी की टीम लगातार के कविता से पूछताछ में जुटी हुई है, तो के कविता की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है, तो मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और ऐसे में आज कोर्ट में पेशी होनी है। तो के कविता की मुश्किलें कैसे बढ़ी, क्या रहा, ये पूरा माजरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। कैसे कसा कविता पर शिकंजा, समझिएगा। 30 नवंबर 2022 को कारोबारी अमित अरोड़ा गिरफ्तार होता है और वहीं से पूरा खेल भी शुरू होता है। 30 नवंबर 2022 पूछताछ में के कविता का नाम सामने आया। जब अमित अरोड़ा से पूछताछ की गई तो उसमें के कविता का नाम सामने आया। 30 नवंबर 2022 शराब लॉबी साउथ ग्रुप की लीडर कविता, उनसे पूछताछ की गई। 30 नवंबर 2022 को ही विजय नायर के जरिए आपको 100 करोड़ का भुगतान देने का आरोप भी है उन पर। फरवरी 2023 कविता के अकाउंटेंट बूची बाबू को गिरफ्तार किया गया और जब बूची बाबू को गिरफ्तार किया गया उसमें भी कई बड़े खुलासे हुए। 7 मार्च 2023 कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई की गिरफ्तारी हुई। आप समझिए, एक के बाद एक गिरफ्तारी होती चली गई। 7 मार्च 2023 पिल्लई का दावा कविता और आप में समझौता हुआ है और पिल्लई ने जो दावा किया उसी के आधार पर के कविता की गिरफ्तारी भी हुई है। 7 मार्च 2023 समझौते के तहत 100 करोड़ रुपए का लेन देन का आरोप है के कविता पर। हालांकि के कविता बार-बार इससे इनकार भी कर रही है। 7 मार्च 2023 इंडो स्पिरिट्स को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिल गई। आप समझिए, जो पूरा जाल है वो किस तरीके से एकाएक ये पूरी कड़ी जुड़ती हुई नजर आई। 15 मार्च 2024 को के कविता की गिरफ्तारी हुई। इससे पहले कई गिरफ्तारी, उसके बाद के कविता का नाम सामने आता है और इससे बड़ा खुलासा ये होता है कि के कविता भी उसमें शामिल है। के कविता पर आरोप क्या है ये भी हम आपको समझा देते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता शामिल है, ये मुख्य आरोप है उन पर। ईडी के समन पर पेश नहीं हुई के कविता, जैसे कि केजरीवाल पेश नहीं हुए वैसे ही ईडी ने कई बार समन भेजा लेकिन के कविता पेश नहीं हुई। शराब कारोबारी की साउथ लॉबी की लीडर बताई जा रही है के कविता। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ मिलकर साजिश रची गई है, यानी कि के कविता की साझेदारी दिल्ली मंत्रियों के साथ ही समझौता किया गया और दोनों की मतलब पार्टियों की मिलीभगत और के कविता की मिलीभगत सामने आई। इंडो स्पिरिट्स में बेनामी निवेश किया गया है, ये भी उन पर एक आरोप है। 100 करोड़ की रिश्वत के लेन देन में के कविता शामिल है। ये कई मुख्य आरोप उन पर लगाए गए हैं। अब क्या है साउथ ग्रुप, ये भी आपको समझा देते हैं। दक्षिण के राजनेताओं, कारोबारियों और नौकरशाहों का एक बड़ा ग्रुप है जिसमें के कविता लीडर बताई जाती है और इसके साथ शरथ रेड्डी अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर हैं। शरथ रेड्डी, एम श्रीनिवासु रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के नेता हैं, इनका भी नाम उसमें आया है। राघव मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं, इसमें वो भी शामिल है। के कविता तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी है, जिसकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही है। ईडी के शिकंजे में है और पूछताछ उनसे लगातार हो रही है और ऐसे में आज के कविता की पेशी होनी है राउस एवेन्यू कोर्ट में। क्या कुछ रहेगा उस पर नजर भी रहेगी। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट यहाँ पर डायरेक्टोरेट, आजकल इस नाम ने देश में हड़कंप मचा रखा है। खास करके भ्रष्टाचार के आरोपियों के लिए 2 अक्षर का ये नाम खौफ बना हुआ है। ईडी का इतिहास, भूगोल, इसकी ताकत और कमजोरी के साथ साथ सियासी कनेक्शन और विपक्ष के लिए टेंशन क्यों है, वो सब हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं और जो सवाल उठ रहे हैं क्या वो वाकई में उठने लायक है या फिर सवालों में ईडी को खड़ा करना एक सियासी चाल है।
क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त ईडी का ही भौकाल है। आज की तारीख में हर बड़ा आदमी उससे खौफ खाता है, उसका नाम सुनकर ही घबरा जाता है। उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, उससे आंखें नहीं मिला पाता है, उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता है, उसकी चिट्ठी आने मात्र से चित्कार करने लगता है। वो हिंदुस्तान में आज सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो भ्रष्टाचारियों के लिए काल है, देश भर में चलता उसका भौकाल है। पहले पूछता सवाल है, फिर जोड़ता सारी कड़ी है और आखिर में हाथों में लगाता हथकड़ी है। वो है वन एंड ओनली इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी। मोरालिटी की बात ना करें तो बेहतर है। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। प्रवर्तन निदेशालय या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसके पास न हथियार है, न गोला बारूद है, न एटम बम है, न पिस्टल है, न सैनिक है, न सेनापति है, लेकिन फिर भी इतना ताकतवर क्यों है? क्यों ईडी आज इतनी दमदार है? पहले इसे समझते हैं। ईडी या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या है? 1947 में आजादी के बाद फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी कि विदेशी मुद्रा नियमन कानून बना था। इसे वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स देखता था। 1956 में प्रवर्तन इकाई बनी, इसी में इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट बना। 1957 में इसका नाम बदलकर डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट रख दिया गया। इसे ही अब ईडी कहा जाता है। 1960 में ईडी को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया और तब से ईडी उसी के तहत काम कर रहा है। जिस ईडी को लेकर आज हाय तौबा मची है, सियासी बवाल मचा है, राजनीतिक दलों में हड़कंप मचा है, खासकर विपक्षी दलों में ईडी की कार्रवाई को लेकर जो बेचैनी है, उसकी वजह ईडी की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल, ईडी की निष्पक्षता पर उठाए जा रहे प्रश्न चिन्ह हैं। हमारे नेताओं के साथ भी हुआ है। दिन में होता है, सवेरे आते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद आप करें। इसका क्या ये कोई तरीका है कि रात को 1 बजे 2 बजे आप किसी के यहाँ जाके गिरफ्तारी करें? और जो पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, चाहे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात हो, हेमंत सोरेन के अरेस्ट की बात हो, केजरीवाल जी के अरेस्ट करने की बात हो, ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है, इसका और कोई लेना देना नहीं है। और इस बात को हम कंडेम करते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एजेंसियों का इस तरीके से मोदी सरकार का दुरुपयोग करना अपने में सरासर गलत है, गैर लोकतांत्रिक है। अब जब ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, ईडी की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ईडी काम कैसे करती है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ईडी आर्थिक अपराध और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की जांच के लिए बनाई गई ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा के तहत कार्रवाई करती है। ईडी आपराधिक श्रेणी वाले फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले भी देखती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ईडी कार्रवाई करती है। इस वक्त ईडी सुर्खियों में है। पुरानी कार्रवाई को अगर छोड़ दें तो भी पिछले 1 महीने के भीतर ईडी ने 3 बड़ी गिरफ्तारियां की है। इनमें सबसे पहले फरवरी में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, फिर पिछले हफ्ते बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव की बेटी और पूर्व सांसद और वर्तमान में हैदराबाद के निजामाबाद से विधान पार्षद के कविता, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। इनमें से के कविता और केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए हैं।
मतलब साफ है कि पैसों को लेकर कोई भी गड़बड़ी जहां होती है वहां ईडी पहुंचती है, मामले की जांच करती है और अगर जरूरत पड़े तो गिरफ्तारी भी करती है। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज भ्रष्टाचार और लूट में अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कोर्ट जाना, कोर्ट ने नकार दिया, यहां दौड़ना, वहां दौड़ना, बहाने बनाना, आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज उन्होंने अपना काम किया है। और पद चाहे कितना भी बड़ा किसी का हो, जो जनता का पैसा लूटेगा, जो जनता का खजाना लूटेगा, उसके साथ ऐसा ही हश्र होना चाहिए। जाहिर है इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच आप सबके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर ईडी की ताकत क्या है। क्या ईडी की कार्रवाई की भी कोई सीमा है या फिर ईडी वो नाम है जिसकी ताकत असीमित है? इसलिए पहले ईडी के अधिकारों को जानते हैं। ईडी के पास कितने अधिकार? ईडी फेमा का उल्लंघन, हवाला लेन देन, फॉरेन एक्सचेंज में गड़बड़ी, विदेश में मौजूद संपत्ति पर कार्रवाई और विदेश में संपत्ति की खरीद के मामले में कार्रवाई करती है। इसलिए नियमों के तहत ईडी को संपत्ति जब्त करने, छापा मारने और गिरफ्तारी का भी अधिकार है। ईडी के पास ये भी अधिकार है कि वो बिना आरोपी से पूछताछ किए संपत्ति जब्त कर सकती है। इतना ही नहीं, आरोपी की गिरफ्तारी के वक्त एजेंसी जांच का कारण बताएगी या नहीं, ये भी उसकी मर्जी पर निर्भर है। ईडी के अधिकारी का बयान अदालत में सबूत माना जाता है। ऐसे मामलों में हुई गिरफ्तारी में जल्दी जमानत मिलना मुश्किल होता है। जाहिर है इस वक्त वाकई में ईडी के पास इतनी सारी शक्तियां हैं जिसके बदौलत ईडी पैसों की लेन देन में हेराफेरी के मामले में पूछताछ ही नहीं बल्कि गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद जमानत नहीं होने देने की ताकत रखती है। यही वजह है कि सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की गारंटी जनता को देती है। उसके पीछे दमदार ईडी की ताकत होती है। अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। यही वजह है कि इस वक्त बड़े नाम और बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर रही है। इनमें दिल्ली शराब घोटाला के अलावा विजय माल्या, नीरव मोदी, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे लोगों पर चल रहे केसों की जांच ईडी कर रही है। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसे ईडी का ट्रम्प कार्ड कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत किसी की भी गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया है, या यूं कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। ईडी भ्रष्टाचारियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। पिछले कुछ समय में ईडी का नाम हर किसी की जुबान पर है। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ईडी कह दे कि वो गिरफ्तार नहीं करना चाहती, मैं इनके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक कहा कि मेरे को वीडियो पे ले लो, पूरे देश को सवाल और जवाब दिखाओ। तो मुख्यमंत्री जी न सवाल से डरते न उनके जवाब देने से डरते हैं। घबराहट से जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर दे रहे हैं, ये केवल बदनाम करने के लिए, लोगों को कमजोर बनाने के लिए। हमारा कोई आदमी भी दोषी था, हमने कार्रवाई करी, लेकिन जिस तरीके से एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है और एजेंसीज को अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कांग्रेस उसका विरोध करती है।